हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और आज का मेरा टॉपिक है भारत की भू आकृति या भौतिक स्वरूप। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक भारत की भू आकृतिक या भौतिक स्वरूप है, जिसमें हम हिमालय पर्वत यानी कि उत्तर भारत का जो पर्वत है हिमालय पर्वत के बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और हिमालय पर्वत में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, जैसे हिमालय पर्वत का विभाजन, उसका प्रादेशिक विभाजन, देशांतरीय विभाजन, या उससे संबंधित चोटियाँ, या उसमें स्थित दर्रे या ग्लेशियर, ये सारे बहुत सारे उसमें टॉपिक हैं, लेकिन एक एक करके हम चर्चा करते चलेंगे, है ना। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है हिमालय से संबंधित रहेगा, लेकिन वो हिमालय के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। आज उसके चोटियों पर या उससे गुजरने वाले जो दर्रे हैं या उसका विभाजन, ये सब हम अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालय का महत्वपूर्ण विशेषता। उसकी विशेषता क्या है, यानी कि इस हिमालय के बारे में बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले इसका संक्षिप्त परिचय और उसकी महत्वपूर्ण विशेषता को जानना बहुत ही जरूरी है। आइए हम आज टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भारत की भू आकृतिक और भौतिक स्वरूप, इसमें हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला सम्मिलित हैं, और विशेष रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला ही इसमें शामिल है। ठीक ना। तो इस पर हम चर्चा करने से पहले आइए इस मानचित्र में हम कुछ समझते हैं। इस मानचित्र के माध्यम से पहले भारत का भौतिक स्वरूप को समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और भारत का भौतिक स्वरूप यानी भारत का भू आकृति कैसा है, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो भारत का भू आकृतिक खंड यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से 6 खंड में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने खंड में बांटा गया है? 6 खंड में। कौन कौन? आप देखिए, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय माला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत की भू आकृति को यानी भारत की आकृति को, भू आकृति का मतलब हुआ कि भारत का ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं इसके आकृति को कितने भाग में, कितने खंड में बांटा गया है। तो इसकी आकृति को मुख्य रूप से 6 खंड में यानी 6 खंड में विभाजित किया गया है, जो अभी हमने 6 का नाम बताया और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप इसको देख सकते हैं। एक एक करके ये मैप पर समझते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, कौन सा खंड कहाँ पर है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यह जो है भारत का उत्तरी हिस्सा इधर है, आप समझते हैं ना। भारत का उत्तरी हिस्सा ये है, ये दक्षिणी हिस्सा है, और ये पूर्वी और ये पश्चिमी। ठीक है। तो भारत का उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तो भारत उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तर में यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वह विस्तृत है। समझ रहे हैं आप। यानी कि उत्तर में पर्वतमाला जो है हिमालय पर्वतमाला, उसमें जितने भी हिमालय के जो पार्ट होते हैं, ठीक ना, तो उस पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि भारत के उत्तर क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर पूर्वी का मतलब है जो हमारे ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसमें जो भी पर्वतमालाएं स्थित हैं उस पर क्या बोलते हैं कि उस पर अलग से विभाजन उसका किया गया है, यानी कि इसको पर्वत में शामिल किया है। भारत का उत्तर की तरफ पर्वत और उत्तर पूर्वी की तरफ पर्वतमाला। ठीक है ना। तो उत्तर की तरफ जैसे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तर पूर्वी में ये हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अलग अलग राज्य में। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे यहाँ देखिए मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से, ये जैसे आप देख रहे हैं मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से, और ये मणिपुर में मणिपुर, और नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। आप ये लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। यानी कि ये अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और एक श्रृंखला यहाँ भी आ जाते हैं जो म्यांमार में घुस जाता है, जिसको आराकान योमा, जिसको क्या बोलते हैं? आराकान योमा पर्वत बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी भारत के उत्तर पर्वत श्रृंखलाएं हो गए, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला।
अब है उत्तर भारत का मैदान, ठीक है ना। तो उत्तरी भारत का मैदान यानी कि इस पर्वत श्रृंखला से बहुत सारे नदियां निकलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। गंगा जो यहाँ गंगोत्री से निकलती है, तो मध्य में गंगा और यहाँ सबसे पश्चिम की तरफ से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जितने भी हैं उनके माध्यम से, यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ जो असम से होकर के जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो गुजरती है, इन सारी नदियों ने मिला करके यहाँ पर बीच में समतल मैदान का रचना कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो समतल मैदान का रचना कर दिए हैं, तो ये कैसे कैसे रचना हुआ इस पर अलग अलग हम बात करेंगे। अभी आप मोटा मोटा भाषा में इसको समझना है कि ये 6 जो है भारत में कहाँ कहाँ स्थित हैं, ठीक है ना। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो यहाँ पर स्थित है, यानी कि हिमालय पर्वत के नीचे दक्षिण की ओर, समझ गए आप। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीप आप जानते हैं, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? भारत के ये वाला हिस्सा को प्रायद्वीप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह वाला हिस्सा जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा है, और जो क्षेत्र, जो भूखंड 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है, वैसे भूखंड को प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इधर देखिए बंगाल की खाड़ी है पूरब में, इधर अरब सागर और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर। तो 3 तरफ से ये भूखंड घिरा है, इसलिए प्रायद्वीप हुआ। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जैसे कि दक्कन का पठार, दक्कन पठार हो गया, मालवा पठार हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, ये सभी पठार पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहाँ है? इधर से, यहाँ से इतने भाग में, यानी कि यहाँ पर उत्तर भारत का उत्तर पूर्वी पर्वतमाला या उत्तर भारत का पर्वत श्रृंखला हो गया, उसके बाद यहाँ पर उसके दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान, और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। ये बीच में आप मान करके चलिए कि यहाँ से इस तरह से प्रायद्वीपीय से पठार हो गया, ठीक ना। इसी में दक्कन पठार और मेघालय के पठार, शिलोंग का पठार और छोटा नागपुर पठार सब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद क्या है? भारतीय मरुस्थल, यानी कि भारत में कुछ ऐसे भूभाग हैं जहाँ पर मरुस्थल का विस्तार है, तो उसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। और मरुस्थल विशेषकर राजस्थान इस क्षेत्र में है, आप मरुस्थल समझते होंगे, ठीक ना। तो मरुस्थल इधर है। और तटीय मैदान किधर है? तो तट, यानी कि जो सागर के सटे हुए जो भूभाग होता है उसको तट बोलते हैं। ये हमारा पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, और ये लाइन, ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट, यहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं। और समतल मैदान या मैदान का निर्माण जब भी होता है तो नदियों के माध्यम से ही विशेष करके होता है। तो उस नदी के माध्यम से यहाँ से भी नदी निकलती है, यहाँ से भी नदी निकलती है कुछ, 30 नदी के माध्यम से भी तटीय मैदान का भी निर्माण भारत में हुआ है। तो ये तो उत्तर भारत का मैदान यहाँ पर है, लेकिन तटीय भारत का मैदान यहाँ पर है, समझ रहे हैं आप। ये पूर्वी तटीय मैदान इधर और ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो तटीय मैदान कहाँ हुआ? इस साइड में। आप मानचित्र पर पहले ये सारे 6 भूखंड को आप अच्छी तरह से भली भांति मानचित्र में इसको फिट बैठा लेंगे, तो आपको आगे जो भी हम पढ़ाएंगे हिमालय पर्वत के बारे में या कोई भी भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित कोई भी टॉपिक को आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद द्वीप समूह। तो द्वीप समूह आप जानते होंगे, द्वीप इधर लक्षद्वीप और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप मानचित्र निकाल करके भारत को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, और इधर है लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से द्वीप समूह के बारे में एक अलग भूखंड, मतलब उसका टॉपिक कर दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि द्वीप समूह पर अलग से हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से भारत के कुल 6 भूखंड में, भारत को कुल 6 भूखंड में बांटा गया है। और वो 6 भूखंड का भी हमने नाम जाना, उसको मानचित्र पर हमने अभी समझा कि मानचित्र पर कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है हिमालय का परिचय, यानी कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके सभी पर चर्चा करते चलेंगे। लेकिन आज इसमें हिमालय का परिचय और उसकी महत्वपूर्ण विशेषता का चर्चा करेंगे, और बाकी उसमें चोटी से संबंधित या दर्रे से संबंधित, ग्लेशियर से संबंधित बाद में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। तो हिमालय का परिचय आइए जानते हैं। हिमालय का विस्तार जो है
ठीक है ना। हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कुल 2500 किलोमीटर लंबाई में इसका विस्तार है। ठीक है ना। और हिमालय पर्वत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है, यह जो है एक क्या बोलते हैं कि सबसे नया और मुर्दार पर्वत है। इसको मुर्दार पर्वत बोलते हैं, और फोल्डेड माउंटेन जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है ना। यानी कि यह वलित पर्वत है, नवीन वलित मुर्दार पर्वत है ये। यानी कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? यह नवीन पर्वत है, मुर्दार पर्वत है और वलित पर्वत इसको बोलते हैं। अब नवीन क्यों है और मुर्दार क्यों इसको बोलते हैं, वलित पर्वत क्यों बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन क्यों बोलते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप ये मोटा मोटा समझिए कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो पूरब से पश्चिम में की लंबाई में विस्तृत है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और पूरे विश्व में पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो आइए इसकी हम जो भी विशेषता बताते चलेंगे आप उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है ना। उसको आप लिखते जाएं कि हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर में एक नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत इसका नाम है। ठीक है ना। नंगा पर्वत इसका नाम है, लेकिन यह हिमालय की ही एक चोटी है। ठीक है ना। इसका नाम नंगा पर्वत है, कोई पर्वत नहीं है, यह हिमालय की ही चोटी है। तो पश्चिम में यहाँ पर नंगा पर्वत चोटी से लेकर के, और यहाँ एक नामचा बरवा, क्या है? नामचा बरवा। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरवा तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है। यानी कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में है, और यह जो नामचा बरवा जो है वह पड़ता है तिब्बत के क्षेत्र में। ठीक है ना। वह तिब्बत के अधिकार में है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट उत्तर में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, लेकिन यह तिब्बत के क्षेत्र में आ जाता है, तिब्बत के अधिकार में है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के और तिब्बत में नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। और इसकी विशेषता क्या है? यह अर्धचंद्राकार है। यह कैसा है? यह अर्धचंद्राकार या धनुषाकार या चापाकार स्थिति में है। हिमालय का विस्तार जो है वो अर्धचंद्राकार इस तरीका से है। ठीक है ना। यह इसको धनुषाकार या चापाकार भी बोलते हैं। तो हिमालय का विस्तार कैसा है? अर्धचंद्राकार। दूसरा चीज, अगला नेक्स्ट विशेषता इसका है कि यह पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। आप देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर ज्यादा चौड़ा है और इधर कम चौड़ा है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई किस ओर अधिक है, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर? तो पश्चिम की ओर चौड़ाई अधिक है और पूरब की ओर चौड़ाई कम है। यही कारण है कि पश्चिम की ओर चौड़ाई अधिक होने के कारण और पूरब की ओर चौड़ाई कम होने के कारण पूरब की तरफ हिमालय की ऊंचाई अधिक है। यानी कि पूरब की तरफ चौड़ाई तो कम है, लेकिन ऊंचाई हिमालय की सबसे अधिक, सर्वाधिक अगर ऊंचाई बढ़ी है तो यह पूरब की तरफ ऊंचाई बढ़ी है। ठीक है ना। कोई भी वस्तु आप समझिए कि अगर कोई वस्तु जितना चौड़ा होगा उसकी ऊंचाई उतनी कम होगी, लेकिन जैसे वो संकुचित होगा तो उसकी हाइट और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये जब हिमालय के निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा तरह से इसको समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझिए कि पश्चिम की तरफ हिमालय की चौड़ाई अधिक है और पूरब की तरफ चौड़ाई कम है, लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें तो पश्चिम की तरफ ऊंचाई कम है और पूरब की तरफ हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है। हिमालय की जो भी ऊंची चोटी, एवरेस्ट या जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब इधर ही पूर्वी क्षेत्र में है। समझ रहे हैं बात के? तो हिमालय की यह विशेषता हुआ। और हिमालय की एक विशेषता है कि हिमालय अपनी दोनों छोर पर, यानी पश्चिमी छोर पर और पूर्वी छोर पर, ठीक है ना, ये दक्षिणवर्ती मोड़ धारण कर ली है। यानी कि हिमालय पर्वत जो है वो अपने दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाते हैं, यानी कि दक्षिण की तरफ वो मुड़ गए हैं दोनों किनारे पर, यानी कि पूर्वी किनारा पर और ये पश्चिमी किनारा पर। और दोनों किनारे पर जब ये मुड़े तो पश्चिमी किनारा पर एक श्रृंखला पाकिस्तान में आ जाता है जिसे सुलेमान पर्वत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सुलेमान पर्वत श्रेणी, और एक श्रृंखला अफगानिस्तान में आ जाता है। देखिए भारत के इधर पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान है ना, तो पाकिस्तान में जो आता है उसको सुलेमान पर्वत श्रेणी, अफगानिस्तान में जो आता है उसको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, ठीक है। और पूर्वी छोर पर जो हिमालय पर्वत दक्षिणवर्ती जो हो जाता है, तो यहाँ पर भारत में अलग अलग पूर्वोत्तर राज्यों में इसके अलग अलग नाम है जो भी हम चर्चा कर दिए हैं। और एक छोर उसका म्यांमार में चल जाता है जिसको आराकान योमा पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आराकान योमा, आराकान योमा, आराकान योमा पर्वत, ठीक है ना। आराकान योमा पर्वत किसको बोलते हैं? जो म्यांमार में हिमालय का जो भाग है, ठीक है ना। और यही भाग आगे आकर के बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो हम द्वीप समूह में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हिमालय की ये विशेषता हुआ। और क्या है? इस हिमालय को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वैसे तो 4 श्रेणी हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं, जैसे बृहद हिमालय, सबसे ऊपर यहाँ पर बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। लेकिन उससे पहले हिमालय के पार भी एक श्रृंखला है जिसको पार हिमालय या ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तो आप इसको अभी लिख लेंगे, लेकिन इसके सभी श्रृंखला पर, यानी कि हिमालय के जितने भी श्रेणियां हैं, समांतर श्रेणियां, उस पर हम चर्चा करेंगे अलग से। लेकिन अभी आप इतना जान लें कि हिमालय में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं जो हिमालय के साथ में उसका निर्माण हुआ था। लेकिन उससे पहले भी एक समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ है जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, जिसको हिमालय पार बोलते हैं या पार हिमालय बोलते हैं, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो गया है। तो एक हुआ ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, और ये लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, जिसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये तीसरा हुआ शिवालिक, यानी कि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय या बृहद हिमालय, उसके दक्षिण में लघु हिमालय या हिमाचल, और उसके दक्षिण में शिवालिक। तो ये मोटे मोटे हिमालय के कुछ विशेषता हुए। और ट्रांस हिमालय में क्या क्या होता है और बृहद हिमालय में क्या क्या होता है, कौन से चोटी होते हैं, इस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये मानचित्र समझ में आ गया होगा और हिमालय की मोटी मोटी विशेषताएं आप समझ गए होंगे। और बाकी हिमालय की और महत्वपूर्ण विशेषता और उसके निर्माण प्रक्रिया इसके जस्ट अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और निर्माण प्रक्रिया जो कोबर महोदय बताए हैं, कोबर का जो भूसंनति सिद्धांत है या प्लेट टेक्टोनिक हैरी हेस का जो है, वो दोनों सिद्धांत को तुलना करके मैं हिमालय की निर्माण प्रक्रिया को मैं भली भांति समझाऊंगा। और उसको आप मानचित्र के माध्यम से जब समझ लेंगे तो अच्छा तरीका से आपको दिमाग में रच बस जाएगा और कभी उसको आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्त को भी इस वीडियो का लिंक भेजें और उनको भी देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि हर किसी के पास अच्छे कंटेंट मिल सके। और मैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहूँगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है ना। और मैं ये वादा करता हूँ कि इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी हर टॉपिक को मैं कंपटीशन लेवल के हिसाब से मैं पूरा कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें और मेरे साथ बने रहें और साथ साथ तैयारी करते चलें। तो चलिए यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।